नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे रहम का मतलब ही नहीं पता था। सीसीटीवी में कैद होता है एक खतरनाक मंजर जो वायरल होता है तो लोग देख के दंग रह जाते हैं। आज की कहानी दिल्ली से है। दिल्ली के रोहिणी इलाके से है ये कहानी। एक लड़की थी, का नाम साक्षी था। साक्षी अपने माता पिता के साथ रहती थी दिल्ली में, इसी इलाके में, रोहिणी इलाके में। उसका एक बॉयफ्रेंड था प्रवीण करके। उसका बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप था। उसने अब उसके नाम का हाथ पे टैटू भी बनवाया था। लेकिन कुछ अनबन हो जाती है प्रवीण और साक्षी में और ये दोनों अलग हो जाते हैं। प्रवीण से ब्रेकअप के बाद ये अकेली हो जाती है। साहिल की एंट्री होती है इस कहानी में। अब साहिल पेशे से मैकेनिक था, उसी इलाके में रहता था अपनी माता पिता और अपनी बहन के साथ एक किराए के मकान में। साक्षी पे उसकी नज़र पड़ती है, साक्षी की नज़र भी उससे मिलती है। दोनों को एक दूसरे से लगाव होता है, खिंचाव होता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं और इनका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। फिर क्या होता है, एक टाइम साक्षी साहिल को इग्नोर करना शुरू कर देती है। तो साहिल सोचने लगता है कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। उससे बातें करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो इग्नोर करती रहती है। अब साहिल को गुस्सा आने लगता है। वो उससे बात करने के लिए परेशान हो जाता है लेकिन ये कोई जवाब नहीं देती रहती है। तब इसे कहीं से पता चलता है कि प्रवीण के साथ इसकी साक्षी की बातचीत फिर से शुरू हो गई है और साक्षी और प्रवीण फिर से बात करने लगे हैं। इसके लिए ही ये सलीम जो साहिल है उससे साक्षी बात करना बंद कर देती है। ये इससे बातें करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। फिर साक्षी क्या करती है कि एक उसका छबरू नाम का दोस्त रहता है, उसको भेजती है साहिल को समझाने के लिए कि वो उसे भूल जाए। अब उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप नहीं रहा। छबरू जाता है, साहिल को समझाता है। साहिल उसकी बात सुन के और बौखला जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। अब वो साक्षी को जिंदा देखना चाहता ही नहीं था। उसी दिन उसने सोच लिया था कि साक्षी को मार डालूंगा मैं। अगले दिन साक्षी अपने दोस्त के घर निकलती है। नीतू नाम की दोस्त रहती है उसकी, पास ही के इलाके में। साहिल भी वहीं आसपास रहता था तो उसे पता रहता था कि वो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। वो उस दिन उसके पे नज़र रख रहा था। साक्षी नीतू के घर जाती है, कुछ टाइम तक वहाँ रुकती है। फिर वापसी के टाइम पे साक्षी को साहिल रोक लेता है और उससे बातें करने लगता है। बात बहस में बदलती है और साहिल चाकू निकालता है और साक्षी पे वार करना शुरू करता है। एक के बाद एक वो साक्षी पे 20 से ज़्यादा बार चाकू से वार करता है, उसके सर पे, उसके कंधों पे, उसके पेट पे। फिर वो गिर जाती है। फिर वो उसे लात से मारना शुरू करता है। पास में पड़े हुए कंक्रीट के लादी से उसके सर पे वार करना शुरू करता है। 5-6 बार वो लादी से मारता है उसे। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही जाने लगता है वापस आके फिर उसको वो लातों से मारता है। फिर से वो पत्थर उठा के पत्थर से 2-3 बार फिर से मारता है और लात मार के वापस चले जाता है। इस दौरान वहाँ से करीबन 16 से 17 लोग निकलते हैं।
उसमें से एक शख्स खाली उसका चाकू खींचने की कोशिश करता है और वो भी डर के भाग जाता है जब वो उससे चाकू वापस खींचता है। तो कोई उसकी मदद के लिए वो आता नहीं है और साक्षी की डेथ हो जाती है। साहिल पास ही के एक गली में अपना वेपन फेंक के वहाँ से 2 बसें बदल के अपने बुआ के घर चले जाता है। बुआ के घर पे जाता है 4 बजे सुबह में। तो बुआ के घर वाले पूछने लगते हैं कि कैसे आना हुआ यहाँ पे। तो वो कहता है कि मेरे दोस्त पास में रहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होता है कि साक्षी की लाश मिलती है, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मिलता है। लोगों को समझ में आने लगता है पुलिस को कि कत्ल इसी ने किया है और पुलिस इसे पागल जैसा ढूंढ रही है। इधर उसे घर पे ढूंढती है, उसे काफ़ी देर तक ढूंढते हैं। उसके पिता और उसके घर वाले जितने हैं सदस्य, उनका फ़ोन सर्विलेंस पे डाला जाता है। तो उन्हें पता चल जाता है कि साहिल जो है वो अपने बुआ के घर पे है। यहाँ से वो बुलंदशहर निकलते हैं। बुलंदशहर में उनकी बुआ रहती थी। तो बुलंदशहर निकलते हैं पुलिस वाले और फिर साहिल की गिरफ्तारी हो जाती है। साहिल के चेहरे पे एक भी पछतावे का शिकन नहीं। उसे ज़रा भी पछतावा नहीं कि उसने एक लड़की, एक जीती जाती लड़की को मार डाला। ये किस तरह का गुस्सा है कि किसी की जान ले रहे हो आप।